हेलो साथियों, आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 का ही चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ISLM मॉडल का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे पूरी। ठीक है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। लेकिन एक बात और है, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले ही समझना पड़ेगा आपको ISLM मॉडल, क्योंकि जितने भी ग्राफ्स और कवर्स फिगर्स का यूज़, डायग्राम का यूज़ किया जाएगा वो उसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो इससे पहले आप ज़रूर इसको समझें थोड़ा सा। ठीक है, या पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मैं कोशिश करूँगा यहाँ थोड़ी सी समझाने की भी। ठीक है, आज के चैप्टर में हम क्या क्या बात करेंगे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आज के लेक्चर में और इस चैप्टर में भी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ठीक है, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ओपन मार्केट के अंदर हम परचेज बॉन्ड्स का करते हैं और सेल करते हैं, बाई करते हैं। ठीक है, फिर हम उसी में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन, कि जब मॉनेटरी एक्सपेंशन करते हैं या मनी की सप्लाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे जो नॉर्मल पब्लिक है वो पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। इन सब की बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रोसेस। ठीक है, किस तरीके से मनी सप्लाई में चेंज हुआ, फिर आगे जाके पोर्टफोलियो की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा। ठीक है, साथ ही साथ में एग्रीगेट डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, इन सब की बात हम मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रोसेस में करेंगे। इसमें 4 स्टेप पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से अफेक्ट क्या होगा। तो लिक्विडिटी ट्रैप पे देखेंगे और दूसरा क्लासिकल रेंज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना कवर करने की कोशिश करेंगे। बाद में फिर हम पढ़ेंगे आगे फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आउटपुट कंपोजिशन एंड द पॉलिसी मिक्स। कोशिश करूँगा ये चैप्टर आपके 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 3 लेक्चर्स में क्या हो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज का ये ओवरव्यू रहा हमारा। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर की। ठीक है, कि क्या है आपका मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। समय ज़्यादा बर्बाद न हो इसलिए हमने इंट्रोडक्शन पहले ही लिख लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, तो द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की सरकार कैन यूज दीज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी है, एक मॉनेटरी और दूसरी फिस्कल। ठीक है, इन्हीं की बात कर रहा है कि कोई भी सरकार किसी भी देश की क्या करती है, इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल्स का यूज़ करती है ताकि इकोनॉमी ग्रोइंग एट अ रीजनेबल रेट ऑफ ग्रोथ एंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कहना क्या चाह रहा है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं बेटा, ये जो पॉलिसीज़ हैं इनका यूज़ करके कौन कौन सी, एक मॉनेटरी और दूसरी फिस्कल। ठीक है, इन दोनों फिस्कल पॉलिसी का इन दोनों मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके मार्केट के अंदर या एक सेंट्रल कंट्री के अंदर क्या बना रहा है, इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे। ठीक है, ना इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, ना डिफ्लेशन हो, ना रिसेशन हो ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि देश के अंदर इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे। ठीक है, कब, एट अ रीजनेबल रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ भी होती रहे देश की। ठीक है, उचित रेट पे ग्रोथ भी होती रहे देश की, और साथ ही साथ उचित ही क्या होना चाहिए हमारा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ना इन्फ्लेशन ज़्यादा कम हो कि ज़्यादा ही बढ़ गया है भाई, कि हाँ ग्रोथ हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन बहुत हो गया, महंगाई भी बढ़ रही है, तो ऐसा भी ना हो। और ग्रोथ भी ऐसी, मतलब दोनों चीज़ सीधी क्या बात है, इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे देश के अंदर। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने के लिए हम 2 पॉलिसी का यूज़ करते हैं। पहली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल की जाती है और फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम जानेंगे ISLM मॉडल से क्या रिलेटेड है। तो बेटा इससे पहले हमने ISLM मॉडल चैप्टर पढ़ा था। इस पूरे चैप्टर को हम एग्जामाइन करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम एग्जामाइन करेंगे ISLM मॉडल के डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, कि कैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी वर्क करती हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे ISLM मॉडल के जो डायग्राम्स हैं उसकी हेल्प से, कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी वर्क करती हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जो कि वैसे मैंने बता ही दिया, लेकिन एक नोट की तरह अच्छे से लिख दूं ताकि बाद में आप ध्यान दें इस चीज़ पर। तो नोट्स में मैं डाल दे रहा हूँ। पहली चीज़ कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है, मैं पूरे लिख दे रहा हूँ। फिस्कल पॉलिसी हैज़ एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द गुड्स मार्केट। ठीक है, पढ़ के आए। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जाना था कि एक मार्केट होता है गुड्स मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। तो जो गुड्स मार्केट अफेक्ट करेगा वो फिस्कल पॉलिसी की वजह से इम्पैक्ट पड़े या अफेक्ट होगा इस पर। और दूसरा हमने कौन सा पॉलिसी पढ़ी है? मॉनेटरी। ठीक है, इतना तो पहले से ही पढ़ रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ एन, अच्छा यहाँ एन हो गया, हैज़ एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द मनी मार्केट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब कहोगे कि फिस्कल पॉलिसी का इमीडिएट इम्पैक्ट गुड्स मार्केट पे है, मॉनेटरी पॉलिसी का इमीडिएट इम्पैक्ट मनी मार्केट पे है, लेकिन हालांकि ऐसा है साथ में ही, ठीक है, ये आपस में इंटरलिंक भी हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं, आपस में इनका रिलेशन भी है। तो इसलिए इन दोनों मार्केट को हम एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे, और दोनों को एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे मतलब ISLM मॉडल पढ़ेंगे। तो वही बात मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ISLM मॉडल कर्व की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों मार्केट को हम पढ़ेंगे इंटरलिंक करके। ठीक है, कि कैसे अफेक्ट करता है लेवल ऑफ आउटपुट पे, मतलब इनकम पे कैसे अफेक्ट होता है, इन दोनों की हेल्प से हम जानेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी जानेंगे कैसे अफेक्ट करते हैं ये दोनों मार्केट। तो इतनी सी बात क्लियर है, इंट्रोडक्शन क्लियर है। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया? गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री कैन यूज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टूल्स टू कीप एन इकोनॉमिक बैलेंस एट अ रीजनेबल रेट ऑफ ग्रोथ एंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें मैंने बताया फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, गुड्स मार्केट पे इम्पैक्ट करती है इमीडिएट, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, मनी मार्केट पे इम्पैक्ट करती है। लेकिन ये दोनों क्या है, इंटरलिंक हैं, और इसीलिए दोनों मार्केट को हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। और इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो कर्व किसका यूज़ करेंगे? IS और LM मॉडल के कर्व्स का, डायग्राम्स का यूज़ करके हम पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको। ठीक है तो पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड, बल्कि बता भी दिया था पिछले चैप्टर में, लेकिन ज़रूरत है तो थोड़ा सा बता दूं, ताकि यदि आपने पिछला चैप्टर काफ़ी पहले पढ़ा हो या देखा ही ना हो तो आपको इतनी दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं कर्व बना रहा हूँ। ठीक है, कौन सा कर्व है अब आप लोग बताओगे यदि पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो तो। ये रहा हमारा LM। ठीक है, क्या है? LM। ये हमारा IS कर्व। ठीक है, IS कर्व। अब इसमें जानना क्या है, क्यों बनाया है हमने, तो और एक चीज़ होती है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट I, और इधर क्या था? इनकम। ठीक है, ये ISLM को इक्विलिब्रियम या गुड्स मार्केट और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना हमने, उसमें हमने देखा था IS कर्व और LM कर्व जिस जगह काटते हैं, हर जगह क्या है? गुड्स एंड मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब देखो इसमें एक होती है फिस्कल पॉलिसी, मैंने बताया था अभी कि फिस्कल पॉलिसी की वजह से इम्पैक्ट किस पे होगा? गुड्स मार्केट पे। और गुड्स मार्केट में हमने कौन सा कर्व पढ़ा था? IS कर्व। तो मान लीजिए फिस्कल पॉलिसी में हमने क्या किया है कि फिस्कल पॉलिसी को हमने एक्सपेंस कर दिया। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशनरी फील्ड कह सकते हैं, ऐसे लिख देता हूँ, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, होता है क्या इनमें? तो देखो, एक्सपेंशन मतलब जब फिस्कल पॉलिसी को हम कुछ बढ़ावा दें, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दें। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था ना, जिसमें हमने C+I+G की बात की थी, एक्स्ट्रा और NX की बात की थी। तो मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ठीक है, या हमने टैक्स को कम कर दिया। क्या किया?
टैक्स कम कर दिया हमने, तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो आई एस कर्व भी हमारा क्या था, वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो आई एस कर्व इधर साइड शिफ्ट हो गया, तो आई एस जब इधर शिफ्ट होगा तो देखो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ में इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशनरी में सीधा लिख दे रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा, आपका इनकम भी बढ़ जाएगी। और ये नीचे वाइस वर्सा, यदि आप गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देते हो, यहाँ पे तो हमने कम किया है, इधर मान लो टैक्स को हमने क्या किया, बढ़ा दिया है, या फिर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ इनकम भी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आई एस कर्व इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट होगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई नीचे हो जाएगा और इधर ये इनकम भी कम हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ऐसी हम बात करेंगे अब किसकी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपने जाना ही है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम होता है, गुड्स मार्केट में होता है, मनी मार्केट में। तो उसमें एल एम कर पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये मान लो एल एम है पहले, ये आई एस है। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, थोड़ा सही से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में देखा मैं थोड़ा जल्दी और गंदा राइटिंग लिखता हूँ, तो वही कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में आप इसको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो आपको, मतलब। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो एक्सपेंशन में क्या बात की हमने कहा मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया, तो मनी की सप्लाई बढ़ने से एल एम कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। ठीक है, राइट वर्ड जाएगा एल एम कर्व, तो एल एम कर्व इधर शिफ्ट हो गया इधर से। ठीक है, जब एल एम कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 था पहले और इनकम Y1। अब ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम हो गया बेटा I2, लेकिन इनकम क्या हुई है, इनकम बढ़ गई है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इस समय क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरी चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ उल्टा हो जाएगा वाइस वर्सा, एल एम कर्व इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब एल एम कर्व इधर शिफ्ट होगा तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, I3 लिख ले रहा हूँ, और इनकम कम हो गई by3। तो इधर हम लिख सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा पहले तो। ठीक है, दूसरी चीज आई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इनकम कम हो जाएगी। आई बात समझ में, ये तुम्हारा हुआ पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ये चीज़ हमने समझा दी है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को समझाने की बारी है। इंट्रोडक्शन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी को समझाऊंगा, लेकिन 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 मॉनेटरी पॉलिसी को समझाने से पहले हम यहाँ एक चीज़ और जानेंगे, वो है बॉन्ड्स, कि बॉन्ड्स क्या होता है। यदि बॉन्ड्स नहीं जानते हो तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हल्का सा बॉन्ड्स को बता देता हूँ कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड, ठीक है, जेम्स बॉन्ड नहीं, ठीक है, वो तो नाम है। बॉन्ड वैसे सुन रखा होगा कई लोगों ने बॉन्ड क्या होता है, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस सेमेस्टर में भी तुम लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने मोटिव ऑफ मनी डिमांड पढ़े होंगे, स्पेकुलेटिव मोटिव, कंजप्शन मोटिव या ट्रांजैक्शन मोटिव बोलते हैं जिसको। ठीक है, और सेविंग्स वाला था, क्या था जो भी है। ठीक है, तो आपने वहाँ मोटिव्स पढ़े होंगे, उस समय आपने बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, मनी डिमांड के, बॉन्ड की जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह एट्सेट्रा। चलो हम शुरू करते हैं अपना। अब हम बात करेंगे बॉन्ड्स की, कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, हाईलाइट कर दूं इसे, बॉन्ड। ठीक है, अब हम बॉन्ड को समझते हैं कि बॉन्ड क्या है। तो हम बॉन्ड को ऐसे लिख सकते तो हम बॉन्ड को ये कह सकते हैं कि अ बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटी सिमिलर टू IOU। ये जानते ही होंगे IOU क्या मतलब है, IOVU।
तो कहना क्या चाह रहा है, एक बॉन्ड इज ए डेब्ट सिक्योरिटी। एक डेब्ट सिक्योरिटी होती है, एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, या आप कह सकते हैं एक फिक्स्ड इनकम डॉक्यूमेंट है। इसी को आप लिख दो फिक्स्ड इनकम डॉक्यूमेंट। एक होता है जो बॉन्ड खरीदता है और एक होता है बेचने वाला। ठीक है, एक तरीके से इसको मनी एसेट भी कह सकते हो कि एक मनी एसेट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट या कॉरपोरेट कंपनीज वगैरह बॉन्ड को निकालती हैं। यहाँ हम गवर्नमेंट वाला समझेंगे कि बॉन्ड ऐसे समझो, एक बॉन्ड है। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ, ये मान लो 1000 रुपये का, इसकी प्राइस लिखते हैं हम एक तरफ, प्राइस ऑफ बॉन्ड, एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, और एक तरफ हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इधर हम लिख देते हैं कि महीने पे कितना जो भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। प्राइस ऑफ बॉन्ड मान लो है 1000 रुपये, मतलब कोई बॉन्ड बनाया गया और 1000 रुपये का वो बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड क्या है, एक फिक्स्ड इनकम डॉक्यूमेंट है कि जिस बोरोवर ने भी बॉन्ड आपसे लिया है, अब वो इन्वेस्टर से लिया गया होगा, इन्वेस्टर ने कोई बॉन्ड निकाला है, मान लो यहाँ गवर्नमेंट है इन्वेस्टर, तो उसको 40 रुपये मिलते रहेंगे। ठीक है, मतलब 40 रुपये इन द सेंस ये है, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा था उसी के हिसाब से लिख दिया कि 1000 रुपये है, मान लो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। ठीक है, तो उसको 40 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, ऐसे हम मान लेते हैं बॉन्ड को कि इसको 40 रुपये मिलते रहेंगे हर महीने। 1000 रुपये का इसने बॉन्ड खरीदा है। अब क्या हुआ, अब मान लो 4% से बढ़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, पॉलिसी हुई, उसमें कह दिया कि बॉन्ड पे 5% हो गया। अब सिंपल का ये फिक्स था, फिक्स्ड इनकम डॉक्यूमेंट है, ये इतना ही था। अब आदमी क्या करेगा, 5% हो गया, अब 1000 का 5% कितना होगा, 50 रुपये हो जाएगा। लेकिन फिर जो भी इसको क्या कहते हैं बेचेगा, उसको लॉस हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, इसको भी 800 रुपये का बेचेगा। ठीक है, तो अब बॉन्ड की प्राइस 800 हो जाएगी, तभी तो 40 रुपये होगा। फिर ऐसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के 2%, ये पहले सेमेस्टर का है, पिछले सेमेस्टर का, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बॉन्ड को समझाने की, डिटेल में क्या ही जाना है, इतना डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो गया, लेकिन बॉन्ड फिक्स्ड है, 40 रुपये देगा आपको। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये लगभग यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक है, 2% के हिसाब से 2000, तब जाके 40 रुपये फिक्स होने हैं। ठीक है, कोई बेच रहा है या खरीद रहा है उस समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस यहाँ पे घट बढ़ रही है। लेकिन यहाँ हम समझाना क्या चाहते हैं, तो वो है इन दोनों का रिलेशन, प्राइस का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। देखो प्राइस बढ़ी कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। ठीक है, ये तो पहले हमने लिया ही था सिचुएशन। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस कम हुई है, तो हम सीधा बात ये बताना चाहते हैं एक तो कि इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड में, इनवर्स रिलेशन between price of bond and rate of interest। बॉन्ड में इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बॉन्ड सिंपल सा एक मनी एसेट है या एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि आपको हर महीने 40 रुपये मिलेंगे, या एग्जाम्पल के हिसाब से कि आपको 40 रुपये या 4% मिलेगा इस बॉन्ड पे। ठीक है, और वो बॉन्ड मान लो बेचा गया 1000 रुपये का, गवर्नमेंट ने दिया तुम्हें, एक गवर्नमेंट एक तरफ आम आदमी है। गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड दिया जो इशू किया इन्वेस्टर की तरह। ठीक है, यहाँ पहुँचा, इसने 1000 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, अब इसको हर महीने 40 रुपये मिल रहे हैं उससे। ठीक है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी या किसी ने भी चेंज करके 5% कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 5% कर दिया। लेकिन 5% कर दिया है तो 1000 रुपये का 5% 50 है, तो लॉस हो जाएगा देने वाले का। तो क्या होगा, अब ये बेचेगा 1000 का नहीं, यदि कोई बेचेगा तो कहेगा, जैसे मान लो ये आदमी अब बेचना चाहे, किसी और को देके 4% है, 40% मिलेगा। लेकिन तीसरा आदमी क्या है, वो कह रहा है अब तो गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से 5% हो गया, 50 मिलना चाहिए, हमें ऐसे कैसे मान लें। ठीक है, तो कहेगा ठीक है तुम 50 का मान लो, हम तुम्हें 800 का देंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से 800 का है, अब तुम 5% निकालोगे 800 का, तो कितना हुआ, 40 रुपये। तो इसलिए प्राइस ऑफ बॉन्ड गिर गया। ऐसे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से 2% हो गया, कम हो गया 2%। अब क्या है, अब यदि कोई बेचना चाहे तो वो कहेगा नहीं भाई साहब 1000 में हम कैसे ले लेंगे। ठीक है, 1000 में हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि मतलब उसको बेचने वाले का लॉस है भाई, तो इसलिए बेचने वाला वो कितने का देगा बॉन्ड,
2,000 का देगा तभी तो उसका बराबर बैठेगा, तो जब 2,000 का देगा तो उसका भी 40 आएगा। तो ये चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। बॉन्ड कुछ नहीं है, बस एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसपे महीने पे इतना पैसा, फिक्स पैसा आता रहता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड की भी वैल्यू या बॉन्ड की भी प्राइस क्या होती है, कम ज़्यादा हो जाती है। रिलेशन मैंने यहाँ बता दिया है तुम्हें, ठीक है, ये नोट भी कर लेना। रिलेशन बॉन्ड का इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 20 मिनट्स की तो यार इंट्रोडक्शन में ही हो गई, बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे तो वीडियो। चलो आगे देखते हैं अभी बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड समझने के बाद अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है ये समझते हैं, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी एक सिर्फ पॉलिसी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी है जिसका काम क्या है और किस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी। चलो हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि नोट्स का भी काम बन जाएगा। पॉज करके लिख दे रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जैसे हमने लिख दिया, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट थ्रू द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ऑपरेट करती है ये पॉलिसी थ्रू द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, कि मार्केट में या मार्केट के अंदर क्या करती है ये, मनी की सप्लाई को कम या ज़्यादा करती है। यही तो एलएम कर्व के अंदर भी हमने पढ़ा था ना, इसीलिए तो रिलेटेड है ना मॉनेटरी पॉलिसी से। ये क्या करता है? क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करता है मार्केट के अंदर, और इसी से क्या करते हैं? ऑपरेट करता है मार्केट को, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें मनी की क्वांटिटी को चेंज करते हैं, या हम सीधी बात लिख सकते हैं मनी सप्लाई को चेंज करते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा करना इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ मॉनेटरी पॉलिसी एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जैसे हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है उसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को एडमिनिस्टर किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? ऑपरेट थ्रू द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की क्वांटिटी को चेंज करती है, ठीक है। अब कैसे करती है तो हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, बॉन्ड वाला, ठीक है। मान लो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर, अभी जो आगे हम पढ़ेंगे कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ओपन मार्केट है, वो ओपन है, ठीक है, और उसी का एक ऑपरेशन है, सीधा लिख लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या किया? मान लो हमने बॉन्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये परचेज कर लिए। किसने? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या किया? परचेज कर लिए, सारे खरीद लिए बॉन्ड। तो अब बॉन्ड को क्या किया? खरीद लिया है। मार्केट में से बॉन्ड आके किसके पास आ गए? गवर्नमेंट के पास आ गए। और किसके बदले खरीदे होंगे? पैसा दिया होगा। तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी मार्केट के अंदर? इंक्रीज हो जाएगी। मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड के बदले क्या दिया होगा मार्केट में? पैसा, ठीक है, अरे इंसान से खरीदा है, ठीक है, तो वो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी ना मार्केट में, तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी मार्केट के अंदर? इंक्रीज। तो एक तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी है जिसकी हेल्प से हमने मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ाया है। जब कम करनी होगी मनी की सप्लाई तो ये बॉन्ड बेचने लगेंगे, ठीक है, ये क्या करने लगेंगे? सेल करने लगेंगे। और सेल करके ये क्या करेंगे? मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। यही है मॉनेटरी पॉलिसी भाई साहब, ठीक है। बैंक से भी समझ सकते हो, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज़्यादा करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा, मान लो इंटरेस्ट को क्या किया है? बढ़ा दिया, इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, लोग पैसा कहाँ रखने लगे? बैंक में रखने लगेंगे। बैंक में रखने लगेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, तो बैंक में रखने लगेंगे। इससे क्या होगा? मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, आई लिख देता हूँ सीधा, आई को घटा दिया, तो लोग क्या करने लगेंगे? बैंक में रखेंगे नहीं, पैसा अपने पास रखेंगे। तो इससे क्या होगा? मनी की सप्लाई को ये क्या कर देंगे? कम, बहुत सारी मनी की सप्लाई बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें दो चीज़ें मेन थी जो मैंने ऊपर बता दी, नीचे की तुम समझ लेना, ठीक है। बाकी समझ में आ गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने लिखे हैं जो 4 पॉइंट, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद अगला आगे देखेंगे। अभी ये हो गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्वांटिटी चेंज करके मनी की ऑपरेट करता है, ठीक है, एडमिनिस्टर की जाती है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के द्वारा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बताया बॉन्ड को परचेज करना मतलब मनी की सप्लाई को बढ़ा देना, और बॉन्ड को बेच देना गवर्नमेंट के द्वारा, इसका मतलब मनी की सप्लाई को कम कर देना, मनी अपने पास आ जाना, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। अब इसमें हम ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझते हैं 2.1 को, ठीक है। पॉज करके लिख दे रहा हूँ, टाइम लगेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है। तो देखो, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने सीधा बॉन्ड लिया, ठीक है, ओपन मार्केट है। इसमें अब क्या किया हमने, इस बॉन्ड को सेंट्रल बैंक ने बाई करना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, ठीक है, बाई। अब क्या होगा, बाई करना शुरू किया, मनी की सप्लाई तो बढ़ी जाएगी, MS मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, क्योंकि उन्होंने खरीद लिए। साथ ही साथ में जो बॉन्ड्स है मार्केट के अंदर कम है, अब बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे मार्केट के अंदर। जब बॉन्ड्स कम हो जाएंगे तो इनकी प्राइस बढ़ने लगेगी, क्योंकि मार्केट में बॉन्ड्स है नहीं। अरे ऐसे समझो, बॉन्ड थे, बॉन्ड को गवर्नमेंट ने क्या किया, खरीद लिए, परचेज कर लिए, बाई कर लिए। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेंगे, पैसा बेचेंगे मार्केट में, पैसे तो देंगे खरीदने के बदले, मनी देंगे। तो मनी देने की वजह से क्या हो जाएगी, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जब बॉन्ड खरीद लिए तो मार्केट के अंदर बॉन्ड कम हो जाएंगे बहुत, ठीक है, इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्वांटिटी कम होगी, साथ में इनकी प्राइस, जिस चीज़ की क्वांटिटी कम हो उसकी प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएगी। क्या होगा, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएगी। अब प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएगी तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट IV क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, इस सिचुएशन में होता क्या है, बॉन्ड की प्राइस बढ़ी गई है, ठीक है, बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई है। इस वजह से जो पब्लिक है, पब्लिक क्या करेगी, बहुत ही कम पार्ट ऑफ हिज मनी या देयर मनी, ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ देयर मनी, स्मॉल पार्ट ऑफ देयर मनी took in the form of बॉन्ड। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब बॉन्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इस वजह से क्या करेंगे, बहुत छोटा सा अपना पैसे का हिस्सा ये बॉन्ड की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। बाकी ये क्या करेंगे, टुक नहीं तो होल्ड, होल्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, होल्ड लिख दो, ठीक है, होल्ड, ठीक है, होल्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। बाकी ज़्यादातर जो इनका वेल्थ होगा या धन होगा या मनी होगी, इसको ये कैश में रखेंगे अपने पास, कि जैसे ही प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो वैसे ही ये कुछ खरीद लें, ठीक है। तो कैश ज़्यादा रखेंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ये और चीज़ों में लगाने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कैश अपने पास ज़्यादा रखने लगेंगे और बॉन्ड के फॉर्म में अपने पास पैसे को कम होल्ड करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया और प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से ये भी करेंगे, क्या करेंगे, ये कैश में रखने लगेंगे और दूसरी चीज़ों में यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, बस इसी चीज़ को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, कि बॉन्ड खरीदे गए, ठीक है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई, बॉन्ड की क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। उसकी वजह से ये लोग क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ देयर मनी होल्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, एंड ज़्यादातर इनका पार्ट होगा वो कैश की फॉर्म में रखेंगे वेल्थ को, ठीक है, होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि जैसे ही कुछ हो ऐसे कह सकते हैं इसी चीज़ को कि बॉन्ड इज लो दैट द पब्लिक विल बी रेडी टू होल्ड अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड लार्ज पार्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, वही ISLM के मॉडल्स का, ठीक है, उसी से हम जानेंगे। ये हमारा LM कर्व, ये बना के आना है यदि एग्जाम में पूछे तो, ऐसे नहीं सिर्फ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। IS कर्व, इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट, I इनकम बाई 1 1 लिख दे रहा हूँ, चलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मनी की सप्लाई बढ़ी है
मनी की सप्लाई बड़ी है तो LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। तो ये LM कर्व हमारा इधर आ गया, थोड़ा सा LM2 लिख दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले ही हम कह चुके ये बात, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, डिक्रीज, ठीक है। और इनकम बढ़ जाएगी। क्यों इनकम ऐसे बढ़ जाएगी, कैश रखने लगे लोग ज़्यादा अपने पास, तो इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्केट का क्या बनेगा, दोनों मार्केट का ये बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। किस वजह से हुआ है, तो इनको पहले हम इसको नाम दे रहे हैं, चलो E1, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ E2, ठीक है। यदि हम यहाँ रिजल्ट की बात करें तो ये सब हुआ क्या है, तो मैं यहाँ रिजल्ट ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। रिजल्ट सीधा ये हुआ है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, देखो ये बड़ी है ना इनकम, तो इनकम इंक्रीजेस बिकॉज ओपन मार्केट ऑपरेशन या ओपन मार्केट परचेजेस लिख दे रहा हूँ, परचेज डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम किया है ना ये देखो, डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड hence increase the level of investment spending। बात क्या है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया। सबसे पहले हमने क्या किया था, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया, जिसकी वजह से हमने मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमने पढ़ा था क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। पढ़ा था एक कर पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा साथ में, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप कहोगे मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ क्यों किया गया, तो वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़े हमारे देश में। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने मनी की सप्लाई को बढ़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया, ताकि क्या कर सकें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकें। तो इसीलिए हमारी जो सेंट्रल बैंक है या फिर हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, वो यूज़ करती है इन पॉलिसीज़ का सेंट्रल बैंक, ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो आई होप ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या। रिजल्ट बता दिया, ये जरूर लिख के आना है एग्जाम में जब भी आए या कहीं भी, ठीक है। कि क्या था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हुई, ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी वजह से ओपन मार्केट ऑपरेशन की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, एंड हिंस इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक क्या था इसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन। इसी कर्व से या इसी ग्राफ से, इसी डायग्राम से हम इसी चीज़ को समझ सकते हैं, ये जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। इसको ही हम, ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं नीचे हम 2.3 2.2, ठीक है। प्रोसेस ऑफ, ये समझना पड़ेगा, यदि ये समझ में आएगा तभी अगला जो है, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोसेस, वो समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि वो इंटरलिंक है सबसे। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन, लगता है आज यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। इसी मतलब ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट को ख़त्म कराने के बाद फिर अगले लेक्चर में अफेक्ट्स, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो आई होप
आप समझ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी, आप ही नहीं देखोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बनानी ही है। तो आज इतना ही रखते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन। तो कर्व हम ये ग्राफ जो अभी बनाया था यही बना लेता हूँ। ये हमारा LM, ये हमारा IS, ठीक है। और फिर LM को शिफ्ट होके इधर ले आए थे हम, LM2, ये ऊपर वाला बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। LM को इधर ले आए थे, पहले ब्लैक से कर दे रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट I, इनकम बाई, एक ये पॉइंट है काम का, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब कहोगे ये नया क्यों आया, अभी समझा दूंगा। ये E1, E1 डैश, E1, E2, ठीक है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट I और ये बाई 2 I2, इसको और बना दे रहा हूँ I डैश, ठीक है, I डैश नाम से। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये क्यों एक नया पॉइंट हमने आपको दिखाया। तो देखो हम 3-4 स्टेप में इसको समझाएंगे। सबसे पहले 1, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया सप्लाई ऑफ मनी। देखो यहाँ मनी की सप्लाई को बढ़ गई थी, ठीक है। शुरुआत की बात कर रहे हैं। शुरुआत में हमने क्या किया था, बॉन्ड्स को परचेज कर लिया गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से मनी की सप्लाई क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पब्लिक एडजस्ट इट्स पोर्टोफोलियो। इसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक क्या करने लगी, पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने लगेगी। अब ये नया वर्ड क्या है, क्या हुआ है, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो एक तरीका है। पब्लिक क्या करती है, जब इनके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है ना, हाथ में कैश ज़्यादा आ जाता है या लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो इस पैसे को, सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 2000 रहते थे हर महीने, अब तुम्हारे पास 10,000 आ गए हैं, ठीक है। तो आप खर्च करोगे, चीज़ें खरीदने लगोगे, ठीक है। तो वो पोर्टफोलियो इसी चीज़ को कहते हैं, एडजस्ट पोर्टफोलियो। तो पब्लिक क्या करने लगी, एडजस्ट इट्स पोर्टफोलियो बाय परचेजिंग अदर असेट्स, ठीक है। टीवी, फ्रिज वगैरह, कूलर, कुछ भी मान लो। यदि पैसा ज़्यादा आ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने लगेगी और वो कैश को अदर असेट में चेंज करने लगेगी और दूसरे कमोडिटी, सामान वगैरह खरीदने लगेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, अब अदर असेट ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सप्लाई जो है उतनी ही थी पहले, तो एकदम ज़्यादा खरीदने की वजह से क्या होगा, इनकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी असेट की। और साथ ही साथ में जो यील्ड है, जो ये जो असेट हैं जो बन रहे हैं, इनका जो क्या बोलते हैं, ग्रो नहीं, यील्ड है, जो यील्ड, ठीक है, ये कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। बन कम पा रहे हैं, प्राइस ऊपर से ज़्यादा है, ये क्या होगा, ठीक है, इनकी यील्ड कम है और प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एकदम पैसा हमारे पास आया, हम असेट्स खरीदना शुरू हुए, असेट मार्केट में उतने ही थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ जाएगी और यील्ड कम है। सिंपल से ऐसे समझो, आपके पास से पहले 1 रुपये था, मैंने पहले ही बताया, उसका आपने एप्पल खरीदा एक, ठीक है, 1 रुपये का। अब पैसे आपके पास बहुत आ गए, लेकिन एप्पल तो उतने ही है ना, एप्पल उतने ही है, तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। 1 का रहा है, वही 5 का आएगा, तुम खुद कहने लगोगे हमें 5 में दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसकी यील्ड कम है, यील्ड भी कम हो जाएगी पहले से भी, और प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये स्टेप 1 में हम, या एक प्रोसेस में 1 में ये चीज़ हम समझ सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या होगा, अगले ये पॉइंट ए से बढ़ के हम इधर आ रहे हैं, इस पे पहले, इस पे बाद में शिफ्ट होंगे, पहले इस पॉइंट पे आएंगे हम। इस समय होगा क्या, दूसरा लिख देता हूँ, इस समय होगा क्या, यहाँ जब आएंगे E1 डैश पे, ठीक है, E1 है ये, ठीक है, नीचे 1, ठीक है। इस पे क्या होगा, मनी मार्केट इज इन द इक्विलिब्रियम, पहले यही मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ शिफ्ट होगा बाद में, धीरे धीरे होता है ना शिफ्ट। यदि ग्राफ में तो हम ये डाल रहे हैं, हकीकत में सोचो एक बार क्या होगा, तो एकदम पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो एकदम ज़्यादा लोग खरीदने लगेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम गिर जाएगा, ठीक है। तो यही तो होगा, एकदम इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा नहीं, पहले तो यही सिस्टम होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, पब्लिक क्या करने लगेगी यहाँ पे, पब्लिक क्या करने लगेगी, क्या कह रहा था मैं तो भूल ही गया, कुछ बताने वाला था। हाँ, पब्लिक क्या करने, विलिंग होल्ड अ लार्जर
लार्जर क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ये क्या करने लगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया है, बैंक में पैसा रखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये अपने हाथ में ज़्यादा रखने लगेंगे, ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और गुड्स मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यही है वो पॉइंट, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ गई, पोर्टफोलियो एडजस्ट करने लगेंगे, प्राइस लेवल बढ़ गई, यील्ड हो जाएगी। एक सिचुएशन ये, एक क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम गिरा है I1, ठीक है, इतना गिर गया तो लोग क्या करने लगे, बैंक से पैसा निकाल के हाथ में ज़्यादा रखने लगेंगे। तीसरी सिचुएशन क्या होगी जाके एंड में, ठीक है, इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड की जो इन्वेंट्रीज है, मतलब जो सामान है, यहाँ हमने एप्पल की बात की थी, अदर सेट की है, ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या, ये वाला पॉइंट शिफ्ट होके फिर यहाँ पहुँच जाएगा। समझने में थोड़ा यदि अजीब लग रहा है तो रियल दुनिया में समझो, रियल में एकदम पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ने की वजह से लोग सामान खरीदने लगे, प्राइस जिसकी बढ़ जाएगी, यील्ड उपवाद जो मतलब उग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, दूसरी सिचुएशन, पब्लिक है, पब्लिक क्या करने लगेगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यहाँ से आई से सीधा यहाँ पहुँचेगा, ज़्यादा पैसा अपने पास रखने लगेगा। तीसरी चीज़, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड की जो इन्वेंट्रीज थी, जो सामान उनके पास रखा हुआ था या असेट था, वो भी कम हो जाएगा। तो एकदम कम होगा तो इस वजह से फिर शिफ्ट हो जाएगा फिर से कर्व इधर ऊपर की ओर, क्योंकि है ही नहीं, खरीदोगे क्या, ये चीज़ है ही नहीं इतनी, तो खरीदोगे क्या, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ नहीं कर पा रहे तो इंसान इन्वेस्ट करने लगेगा। ठीक है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ और इनकम यहाँ, और जाके यहाँ बनेगा तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम। तो ये थी आपकी प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन। आगे बात समझ में 2.2। इसी में चलो एक चीज़ समझाता हूँ, देखो लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, दो चीज़ें और जान लेते हैं, नोट डाल के लिख ले रहा हूँ। ठीक है, नोट्स, पहला, यदि आपका जो LM कर्व है, क्या LM कर्व है, ये रिलेटिवली कैसा हुआ, फ्लैट हुआ, रिलेटिवली फ्लैट, तो क्या होगा, देखो मैंने पहले बताया था LM कर्व क्या है, रिलेटिवली फ्लैट होगा तो जो मनी डिमांड है, मनी डिमांड ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले मैंने बताया था ना, फ्लैट और स्टीप, इसके बारे में बात की थी ना पिछले लेक्चर्स में, मतलब पिछले चैप्टर में, तो वहीं से ये टॉपिक है छोटा सा। इसमें मैं कह रहा हूँ कि LM कर्व यदि रिलेटिवली फ्लैट है, मतलब हॉरिजॉन्टल की ओर है, ऐसा कुछ, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मनी डिमांड है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई। अब ऐसा मान लो यदि कोई सप्लाई ऑफ मनी में चेंज होता है, सप्लाई ऑफ मनी में चेंज होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा भी यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा ना बेटा, थोड़ा बहुत होगा ना, यहाँ पे मैंने यही तो बताया था, थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो मनी की डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये पहले बताया था ना, यहाँ हम सप्लाई की बात करते हैं, वो डिमांड की बात की थी। यहाँ सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई या कम हो गई, मान लो कुछ भी हल्का फुल्का चेंज हो गया, मान लो थोड़ी सी मनी की सप्लाई बढ़ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ऊपर से नीचे हुआ है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी है तो यहाँ पे जो भी पब्लिक में असेट्स है ना, वो खरीदने पे लगा देते हैं आदमी, थोड़ा बहुत ही तो रेट ऑफ चेंज हुआ है ना। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े कम हो तो लोग इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता आदमी, कि एकदम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, जाओ बैंक से ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है ना। थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है तो पब्लिक क्या करेगी, असेट खर्च करने में पूरा पैसा लगा देगी, और यहाँ मनी सप्लाई का इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, या हम सीधा रिजल्ट में ये कह सकते हैं, देयर विल बी लिटिल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी लिटिल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात सीधी सी इतनी सी है बच्चों, कहना क्या चाह रहा है
कि LM कर्व जब बहुत फ्लैट होगा तो बहुत सेंसिटिव होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ही तो कम ज़्यादा होगा ना भाई, थोड़ा सा ही कम ज़्यादा होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो गया तो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करने लगेगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी करने लगेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो वो पैसा सब असेट में लगा देगा, पब्लिक खरीदने में, पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने में, बताया था ना भी वर्ड, पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने में लगाएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं देयर विल बी अ लिटिल इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, यदि LM कर्व कैसा हुआ, रिलेटिवली स्टीप हुआ, रिलेटिवली स्टीप, ठीक है, वर्टिकल सा हुआ, तो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, तो ये मनी डिमांड और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है घटती है, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, यहाँ घटती बढ़ती है, तो मैंने बताया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होगा तो पब्लिक असेट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, असेट खरीद के काम चला लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस समय क्या होगा, यहाँ बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होगा ना बेटा, मैंने बताया था ना स्टीप, जिसमें मान लो LM करवे तो ऐसा बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ, ठीक है, वर्टिकल है, ठीक है, काफ़ी अंतर हो जाएगा तो उसका इनकम में, ये सब बताया था मैंने पहले। ठीक है, बार बार दोहराएंगे तो फिर तुम ही लोग कहोगे, क्योंकि कई लोग मैसेज करते हैं रिवीजन ज़्यादा कराते हो, अगला नेक्स्ट कम पढ़ाते हो। ठीक है, तो इतना समझ लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, जब स्टीप होगा तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो क्या होगा, देयर विल बी, यहाँ लिख सकते हैं हम, देयर विल बी क्या बोलते हैं, देयर विल बी, यहाँ लिटिल था तो यहाँ लिख दो मोर देन लिटिल या मोर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज चेंज हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, मतलब ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को कि चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर विल बी अ लिटिल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या होगा, मनी कैन लीड टू लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, मनी की वजह से चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इस वजह से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा, मोर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या लार्ज चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे भी कह सकते हो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो ये बात समझ में आ गई, ये इसी के अंदर लिख सकते हो, क्वेश्चन आ रखा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन IS-LM डायग्राम द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी ऑन द लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये चीज़ इसी दोनों से ही समझा पाओगे आप। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट में और इंटरेस्ट रेट में कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। LM कर्व यदि फ्लैट हुआ तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मनी सप्लाई चेंज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात। LM कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि यदि इससे कम ज़्यादा करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 50 मिनट्स की, तो ओवरऑल ये हो ही चुकी है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी देख ली, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लिया, और बाद में प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन भी देख लिया। कल हम बात करेंगे मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रोसेस और फिर इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसमें हम बात करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप और क्लासिकल रेंज की। ठीक है, तो अब मिलते हैं, एक बार ये रिवीजन कराऊँ, चलो कर लेना खुद ही आप लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया, इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कैसे इसका रिलेशन है इसका, ये बताया मैंने फिर तुमको, फिर मैंने एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी दोनों का बताया। ठीक है, फिर मैंने बॉन्ड समझाया, बॉन्ड में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बॉन्ड सिंपल सी चीज़ है, एक लीगल डॉक्यूमेंट मान लो या फिर इनकम डॉक्यूमेंट मान लो। ठीक है, इसका बस इसमें कुछ समझ में ना आया बॉन्ड में तो इतना समझ लेना बस कि इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, बताओ तो बस इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और ये वाली जो मैंने स्टोरी बताई ये समझ में आ गई हो तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको कैसे, ठीक है। उसके बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की हमने। मॉनेटरी पॉलिसी में बताया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, चेंज इन द क्वांटिटी, और सेंट्रल बैंक इसको एडमिनिस्टर करती है। ओपन मार्केट में कैसे मनी सप्लाई की वजह से क्या होता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा उसमें हमने। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने देखा लास्ट में क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन की लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, ठीक है, ये हमने बताया था। उसका प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द मॉनेटरी एक्सपेंशन, बहुत ही सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं है, बस बताना है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट कैसे होता है बाद में जाके। एकदम तो एडजस्टमेंट होगा नहीं, इक्विलिब्रियम एकदम तो आएगा नहीं। तो जैसे मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो धीरे 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 जाके चेंज होके इक्विलिब्रियम आएगा ना, एकदम तो ऐसा होगा नहीं इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले इस पोजीशन पे आएगा, फिर इससे इस पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ बताई आपको, इफेक्टिवनेस ऑन द ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड चेंजिंग ऑन द लेवल ऑफ इनकम विल बी डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ LM कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की थी। अब इन्वेस्टमेंट या इनकम भी कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी अपने आप ही बढ़ेगी। ये बात तो पिछले चैप्टर में हमने कर ली है, तो इतना दिल पे मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। नमस्कार तो शुरुआत में कहते हैं, ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट, टाइम 3-4, ओके, बाय।